हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर और आप देख रहे हैं कृष्णा स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ईवीएस का सेशन होगा जो कि पर्यावरण का भाग 3 पर्यावरण के बारे में डिस्कसन करना है। ये प्रैक्टिस सेट है, आपका क्या है, प्रैक्टिस सेट है। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का एक है, 1 है। और अब हम लोग प्रैक्टिस सेट को ही लेके चलेंगे क्योंकि अब हमारी तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम हमारा रीट का जो कि कितने तारीख को होने हैं, तो 27 और 28 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 3 पालियों में। यह सूचना आ चुकी है। 19 तारीख से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती जो कि चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चेन्नई, बी कह रहा है कि ट्यूरिकोरिन, और सी कह रहा है कि पारादीप, और डी कह रहा है कि विशाखापट्टनम। तो हमें बताना है कि कौन सा है जो कि पूर्वी तट पे। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये हम, सॉरी माफ़ करिएगा, ये भारत का हम नक्शा बना दे रहे हैं आपको। तो ये जो हमारा है यह पश्चिमी घाट है। ओके, और यह जो है यह क्या है, तो पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट का जो बंदरगाह होगा और वो क्या है, भूमि से घिरा हुआ है और सुरक्षित बंदरगाह है, उसी के बारे में बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि पूर्वी आम तट पे देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा क्या है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ओके, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है, तो एपी, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यह भारत का माल के दृष्टि से, जहां माल के निर्यात की दृष्टि से यह भारत का कौन सा है, तो सेकेंड नंबर पे आता है। किस पे आता है, सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये आता है। पहला नंबर पे बंदरगाह कौन है, आप बताइएगा। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। पहले नंबर पे कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑक्सीजन, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी कह रहा है कि नाइट्रोजन, डी कह रहा है कि हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा बड़े ही ध्यान से। अगर हम इसके संकेत की बात करते हैं तो इसका संकेत होता है CO2। क्या होता है, CO2 हम इसको बोलते हैं। ओके, आगे देखिएगा क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहित रहित गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। CO2 गैस के कण जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा समय तक वायुमंडल में क्या करते हैं, रहते हैं। ओके, बने रहते हैं। और आगे देखिएगा कि इस गैस का उत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो जो क्या हो गए, वाहनों से जो धुआं निकलता है वो हो गया, घरेलू ईंधन हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम जलाते हैं, औद्योगिक जो कि चिमनियाँ होती हैं, औद्योगिकी संस्थान से जो धुएं निकलते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो किसके हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस ऐसे कांच के घर जिसकी दीवार हरे रंग के कांच से बनी होती है, तो इसके कौन से कलर में होता है, ग्रीन। कौन सा, ग्रीन। ओके, ग्रीन कलर होता है। और आगे अगर हम बात करें तो जिसमें प्रकाश अंदर चला जाता है, इसमें प्रकाश अंदर तो चला जाएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा पाता है। परतें क्या होती है, रोक देती है, परंतु बाहर नहीं निकल पाता। यह क्रिया विधि ठंडे देशों में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है, ठंडे देशों में, ताकि पौधे को उचित ताप मिल सके। तो जहाँ बर्फीले एरिया होते हैं, जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन आपको क्या है कि भारत में यह देखने को कम ही मिलेगा क्योंकि भारत का टेम्परेचर काफ़ी ठीक ठाक रहता है।
ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का कि इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, बी कह रहा है कि रेडियोधर्मी कचरा, सी कह रहा है कि कृषि जनित कचरा अपशिष्ट और डी कह रहा है कि खनन अपशिष्ट। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, खनन अपशिष्ट हो जाएगा। ओके, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन के स्रोत हैं। शहरों व कस्बों में मकान से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि नदियों, नालों, तालाबों तथा झीलों में गिरा दिया जाता है। फसलों पर छिड़के फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT क्या होता है? क्या होता है? तो वो होता है हमारा DDT, जो हम लोग पौधों पे छिड़काव करते हैं, आदि चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन खनन अवशिष्ट जो होता है इसका जल स्रोत से कोई लेना देना नहीं है। यह एक, जबकि अन्य जो अगर हम ये बात करें तीनों के, तो ये हमारे क्या है? ये तीनों के तीनों जल के जल प्रदूषक के स्रोत है। लेकिन जो है कि खनन की अगर हम बात करते हैं, खनन अपशिष्ट का, तो ये हमारा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ओके, आगे देखिएगा, अगला नंबर है 64। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है। कौन जारी करता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केंद्रीय जल आयोग, बी कह रहा है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सी कह रहा है कि जल संसाधन विभाग और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। अगर हम बात करते हैं 64 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड या विभाग। ओके, तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। ओके, आगे देखिएगा, आगे है कि ग्राम पंचायतों का कार्य है। ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जल संसाधन का रख रखाव, बी कह रहा है कि स्कूल का निर्माण, सी कह रहा है कि BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, डी कह रहा है कि इनमें सभी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। अगर पंचायत की बात करें तो जल संसाधन का रख रखाव बिल्कुल होता है, स्कूलों का निर्माण करवाना, स्कूलों में जो भी चीज़ें बुनियादी चीज़ें होती हैं वो ग्राम पंचायत का ही काम होता है। और BPL लाभार्थी को कि उनकी सूची तैयार करना, कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये ग्राम पंचायत स्तर पे ही तैयार किया जाता है। तो ये इसमें सभी हो जाएंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं तो ग्राम स्तर पर पंचायत स्कूलों का निर्माण करवाना, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करवाना, लाभार्थियों की पहचान करना और जल का रख रखाव, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है। कौन है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भूस्खलन, बी कह रहा है कि बाढ़ एवं सूखा, डी कह रहा है कि वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से पर्यावरण अपघटन के लिए कौन कारण उत्पन्न करने वाले, तो अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बाढ़ एवं सूखा। क्या हो जाएगा? बाढ़ एवं सूखा। देखिएगा, पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। ओके, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा। क्या होता है? सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है हम लोगों का कि निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। हमें बताना है कौन सा राज्य। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केरल, बी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, सी कह रहा है राजस्थान, डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा हम लोगों का राजस्थान ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका पंजाब आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही यह नहर निकलती है और पंजाब के थोड़ा सा रास्ता लेते हुए, और यह आपके कहाँ आ जाएगी, तो यह आपके आ जाती है राजस्थान में, जहाँ पे आपको थार का मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कौन से, तो राजस्थान नहर के भी नाम से जाते हैं, जो राजस्थान के उत्तर में, कहाँ, उत्तर में और पश्चिम में, उत्तर में और पश्चिम भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। इसीलिए इंदिरा गांधी नहर के कारण ही मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, अगर पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, और उस मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी कहीं निवास करती हो तो वो थार का मरुस्थल है। और वहाँ पे निवास करने का सिर्फ एक ही आपका रीजन है, वो रीजन है आपका इंदिरा गांधी नहर। ओके, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, इसमें बोला है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग एक उदाहरण है, निम्न में से कौन सा। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिप्थीरिया, सी कह रहा है कि टानसिलियस, ओके, टानसिलाइटिस, बी कह रहा है कि अतिसार, सी डी कह रहा है कि खसरा। अगर हम बात करते हैं तो जल प्रदूषक अथवा जल जनित रोग जो कि अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अतिसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो जल प्रदूषण के पीने से होता है। जो जल प्रदूषण वाला अगर हम पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, अतिसार रोग होता है। क्या होता है, अतिसार रोग होता है। अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, डायरिया। आप बहुत पहले सुने होंगे कि डायरिया होता है, ओके, जिसमें लूज मोशन हो जाता है या फिर उल्टी उल्टी करने, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अतिसार होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 बड़ा ही प्यारा है, बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को भी देखिएगा कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, बी कह रहा है कि पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सी कह रहा है कि पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। अब देखिएगा क्या है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। तो क्या है, हमें जागरूक करना है पर्यावरण के प्रति, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उनसे संरक्षण के प्रति जागरूक हों तथा स्वयं को सद्भावना रूप से पर्यावरण से जोड़ सके। अपने आप को क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से जो भी है उसको जोड़ सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें सहयोग करें। ओके, आगे देखिए, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 बड़ा ही प्यारा है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ग्रीन ओलंपियाड, बी कह रहा है कि वन महोत्सव, सी कह रहा है कि पर्यावरण संबंधित प्रदर्शनी, और डी कह रहा है कि पर्यावरण दिवस। ओके, तो अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड। क्या हो जाएगा, ग्रीन ओलंपियाड। अब देखिएगा क्या है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन ट्राई क्या है, द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। किसके, ट्राई। ट्राई में क्या है, तो द एनर्जी क्या कैसे है, तो ये देख लीजिएगा आप, इसका हम फुल फॉर्म भी बता देते हैं, TERI। ओके, ट्राई, इसको क्या बोलते हैं, तो
द एनर्जी एंड रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूट होता है द्वारा किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? तो ग्रीन ओलंपियाड का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 10 जून को, बी कह रहा है 5 जून को, सी कह रहा है कि 20 जून को, डी कह रहा है कि 2 जून को। अगर पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि बिल्कुल ही ईजी है। अब देखिएगा क्यों 5 जून को ही मनाते हैं, तो लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं यूएन, सॉरी माफ करिएगा, यूएनओ, ओके, तो यूएनओ जिसको हम बोलते हैं, द्वारा 5 जून को, कब, 5 जून को ही क्या किया गया था, 5 जून को यह निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तिथि को ही जब अगर हम बात करें तो 1972 में, कब, 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर वैश्विक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? वैश्विक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में आपको यह देखने को मिल जाएगा। ओके, स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। डेट कौन थी? 5 जून 1972 को प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्कॉटलैंड में। उसी के उपलक्ष्य में यूएनओ ने सुझाव दिया कि 5 जून को जो है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आगे देखिएगा। अगला है क्वेश्चन हम लोगों का 72, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बी कह रहा है कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, और सी कह रहा है कि परीक्षा के माध्यम से, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 73 हम लोगों का कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी कह रहा है कि पुरुषों का सर्वांगीण विकास, सी कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण, और डी कह रहा है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाएगा इज द राइट ऑप्शन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? राज्य के विरुद्ध होता है। और यह भारतीय संविधान के अगर हम बात करें तो आर्टिकल आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर कितना होता है? 32 तक, 12 से लेकर 32 तक आपको क्या दिया जाता है? तो आपको मूल अधिकार दिए जाते हैं। ओके, तो ये सारी भी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इतिहास, बी कह रहा है भूगोल, सी कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान, डी कह रहा है कि व्यवसायिक विज्ञान। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 जिसे हम बोलते हैं एनसीएफ, एनसीएफ 2000 क्या है तो 5। ओके, तो 2005 की अगर हम बात करें के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, किसके द्वारा? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भूगोल आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, इतिहास आएगा, अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा का विषय नहीं है। ओके, तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा
नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्वास्थ्य, बी कह रहा है कि योग, सी कह रहा है संगीति, डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम उपयुक्त में सभी, तो हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। देखिएगा, अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्य परक हो। क्या है? तथ्य परक हो। मूल परक पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती। स्वास्थ्य, योग एवं संस्कृत परक मूल्य परक पाठ्यक्रम है। आगे देखिएगा, अगला है 76। देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन पर्यावरण समस्या नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जल का विनाश, दुरुपयोग, बी कह रहा है कि जल का संरक्षण, सी कह रहा है वनों की कटाई और डी कह रहा है कि भूमि का अपरदन मतलब क्षरण। तो इसमें से कौन सी समस्या नहीं है? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल का अगर आप संरक्षण करते हैं तो यह पर्यावरण की समस्या नहीं है। अगर आप जल को बचा के रखते हैं तो आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा कि यह तीनों ही की। अगर जल का विनाश करते हैं तो आप क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समस्या बिल्कुल है पर्यावरण की। क्लाइमेट जो कि आपके साथ कुछ गलत कर सकता है बहुत जल्दी। ओके, लेकिन अगर आप जल बचाते हैं तो ये आपका पर्यावरण समस्या में नहीं आएगा, यह उपयोग में आ जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला है क्वेश्चन हम लोगों का 77। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इनमें कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, बी कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा जीवनोपर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, सी कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, डी कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर्यावरण जो शिक्षा है यह जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को नहीं वाला ही देखना था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बी। लेकिन अगर सही की अगर हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ही आवश्यक है। डी भी बिल्कुल ही सही है कि पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य साथ अगर हम बात करें तो समुचित साथ तालमेल होना चाहिए और समान प्राथमिकता के आधार पर इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल भी करना चाहिए। अगला देखिएगा, अगला है हम लोगों का कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दूध से, बी कह रहा है पुष्प से, सी कह रहा है मत्स्य से और डी कह रहा है कि फल से। अगर हम बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा क्या है, तो नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से है। श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो श्वेत क्रांति दूध से है। दूध की क्रांति को क्या कहते हैं? श्वेत कहते हैं। ओके, श्वेत क्रांति हम कहते हैं। श्वेत क्रांति जो होती है यह किससे है? दूध से हो जाएगी। पुष्प क्रांति, पुष्प क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा यह सभी प्रकार सम्मिलित क्रांति हो जाएगी, सभी प्रकार की सम्मिलित क्रांति हो जाएगी। और अगर फल की अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति के अगर हम बात करते हैं तो खाद्य उत्पादन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 79। इनमें से कौन मानव पर्यावरण एक घटक नहीं है, हमें नहीं बताना है। भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि धर्म हो जाएगा। ओके, मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा हो गया, ओके, समुदाय हो गया, जनसंख्या हो गया, परिवार हो गया, संचार हो गया, जल हो गया, वायु हो गई। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगा, लेकिन धर्म नहीं आएगा। ओके, धर्म इसका घटक, पर्यावरण का घटक नहीं है। ओके, चलिए देखिएगा, अगला है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। कौन सा चट्टान है बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आग्नेय, बी कह रहा है अवसादी, सी कह रहा है रूपांतरित, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आग्नेय हो जाएगा। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो होते हैं उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा, जो लावा है ऐसे करके क्या होता है, तो ऐसे करके पृथ्वी पे जो ये जम जाते हैं, ओके, जो अंदर से आके ऐसे जमता हुआ चला जाएगा, तो यही क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। उपस्थित लावा बाहर आने को ही क्या कहते हैं, ज्वालामुखी की संज्ञा दी गई है। ओके, ज्वालामुखी के निकलने से लावा को मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने लगता है और यह पृथ्वी की सतह पर आके क्या होता है, ठंडा होने लगते हैं और यह ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। किसका, आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। इन शैलों में ताप क्या है, ताप हो गया, ओके, फिर उसके बाद दाब हो गया, ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो अपर्दन हो गया, क्या हो गया, अपर्दन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। रूपांतरिक एवं अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81, बड़ा ही प्यारा है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है नाइट्रोजन, सी कह रहा है ओजोन और डी कह रहा है कि ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन। ओजोन परत ही होती है जो हमें सूर्य की घातक किरणें कह लें या फिर परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, जो कि यह एक लेयर बना होता है और उसमें से जो किरणें होती है वो छन कर आती हैं। देखिएगा ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, जिसको अगर हम बात करें तो O3 क्या होता है, O3, ओके, अणु का निर्माण होता है। ओजोन गैस का निर्माण होता है O3। ओजोन गैस एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे, समताप मंडल में। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्तमान में ओजोन परत को कमजोर हो जाने पर परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस, कौन सी, क्लोरीन गैस से होती है, जिसके एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को हानि पहुंचाते हैं। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो जो गैस के अणु हैं, किसके, क्लोरीन का एक अणु अगर होगा ना, तो वो जो ओजोन गैस है, ओजोन परत है, उसके 1 लाख अणुओं को क्या करेगा, हानिकारक पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। देखिएगा 82 कह रहा है कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बादल, बी कह रहा है वर्षा, सी कह रहा है बर्फ और डी कह रहा है कि जल वाष्प। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। अब देखिएगा जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्र से जलवाष्प के रूप पर ऊपर उठती है तथा निम्न ताप के कारण निम्न संघनित होकर वर्षा के रूप में फिर वह क्या होता है, तो पृथ्वी पे आके गिर जाता है। आगे देखिएगा अगला है कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, बी कह रहा है कि गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, सी कह रहा है कि शीतल ठंडे और ध्रुवीय जलवायु में, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। ओके, देखिएगा गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण यहाँ के पादप कटीली तथा झाड़ी युक्त होते हैं। जो वहाँ पौधे होते हैं वो कटीले हो जाते हैं और झाड़ी युक्त हो जाते हैं। वास्तव में मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ नुकीली होती हैं। पत्तियाँ कैसी होती है, बिल्कुल नुकीली होती हैं। ओके, आगे देखिएगा क्या बोला है कि जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, घट जाती है। इसकी दर क्या होती है, तो इसकी दर जो होती है वह क्या होती है, घट जाती है।
यह पौधा लंबे समय तक अपनी नमी बरकरार रखते हैं, क्योंकि कांटा स्वरूप होती है उसमें पत्तियां, तो वहां से पानी उत्सर्जन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस वजह से पेड़ जो है कि अपने अंदर जो है कि नमी ज़्यादा देर तक मतलब लंबे समय तक बरकरार रख पाता है। चलिए 84 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और 84 की अगर हम बात करें तो दिया है कि स्वर्णिम स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चाय, बी कह रहा है कपास, सी कह रहा है जूट, डी कह रहा है कि रबड़। अगर हम बात करें कि स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कपास को कहते हैं। कपास को ही हम बोलते हैं स्वर्णिम रेखा, सॉरी रेशा, रेशा बोलते हैं। कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। ओके ओके, तो क्या बोलते हैं, इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखिएगा। अगला है कि पृथ्वी का, सॉरी माफ करिएगा, अगला है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बृहस्पति को, बी कह रहा है शनि को, सी कह रहा है शुक्र को, डी कह रहा है मंगल को। अगर हम बात करें पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, या फिर जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, या बहन किसे कहते हैं, तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को कहते हैं। शुक्र को का क्या कहते हैं, तो शुक्र को हम कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, या जुड़वा ग्रह कहते हैं। दोनों ही चीज़ों में राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अर्थ का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आकार में लगभग यह पृथ्वी के बराबर है। क्यों बोला जाता है, तो जो पृथ्वी का आकार है उसके लगभग में बराबर आकार का है कौन सा ग्रह, तो वो हमारा शुक्र हो जाता है। यह ग्रह सुबह एवं शाम का तारा भी कहते हैं, सुबह और शाम का तारा कहते हैं। ओके, जो आसानी से आंख से दिखाई दे देता है। आप देखेंगे तो सारे ग्रह से थोड़ा चमकीला होता है, क्या होता है, चमकीला होता है। ओके, इसीलिए सौरमंडल में यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 86 नंबर देखिएगा, अब क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दक्कन का पठार, बी कह रहा है मालवा का पठार, सी कह रहा है कि छोटा नागपुर का पठार, और डी कह रहा है कि तिब्बत का पठार। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को ही विश्व का छत भी कहते हैं। विश्व का छत किसे कहते हैं, तो तिब्बत का ही पठार होता है। इसमें सर्वाधिक ऊंचा पे कौन पठार है, तिब्बत का पठार है। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई कितना है इसका, 14,800 फीट। कितना, सॉरी माफ करिएगा, 14,800 फीट। कितना फीट, 14,800। अगर मीटर में अगर हम इसी का बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4500 मीटर। कितना, 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, यह तिब्बत का पठार एशिया, मध्य एशिया में, कहाँ, मध्य एशिया में स्थित है। ओके, यह दक्षिण हिमालय, कहाँ पे, जो ये हिमालय का ऐसे आप भाग देखेंगे तो वहाँ पे कहाँ, यहाँ। ओके, तो हिमालय का कहाँ, दक्षिण में, दक्षिण से लेकर उत्तर तक तकला माखन, क्या है, तो तकला माखन मरुस्थल तक विस्तृत है। यहाँ हिमालय से लेकर और आगे जो है कि चीन में आपको एक पड़ेगा तकला माखन पठार। तो यहाँ से लेकर हिमालय दक्षिण में और उत्तर में क्या है, तकला माखन से लेकर इसी के बीच में इसका विस्तार होता है, किसका, तिब्बत के पठार का। ओके, यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व पश्चिम तक लेकर अगर हम बात करें तो इसका 2500 मीटर चौड़ा। अगर लंबाई की बात करें तो 1000 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर। ओके, इर्द गिर्द, जिससे विश्व के सबसे बड़े 14 पर्वत पाए जाते हैं। इसमें विश्व के सबसे बड़े 14 पर्वत इस पर्वत में देखने को मिल जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है कि भूकंप, बी कह रहा है सुनामी, सी कह रहा है रासायनिक आपदा, और डी कह रहा है कि भूस्खलन।
अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रासायनिक आपदा। ओके, भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो यह प्राकृतिक होता है, सुनामी भी प्राकृतिक होता है, भूस्खलन भी प्राकृतिक होता है, लेकिन मानव द्वारा निर्मित कौन है तो रासायनिक आपदा होता है। ओके, आगे चले, आगे देखिएगा। अगला है कि भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिसाइल आइसोसाइनाइड, बी कह रहा है कि मीथेन, सी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, देखिएगा भोपाल गैस अगर हम बात करें तो यह दिसंबर में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था 1984 में। कब हुआ था, 1984 में। यह आपको देखने को मिल जाएगा, दिसंबर 1984 में घटित हुई थी, जिसमें पेट्रोल रसायन कंपनी था। कौन सा, पेट्रोलियम अगर हम बात करें तो वो कंपनी थी, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनेट क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था, लीकेज हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग क्या हुए थे, सोते सोते मर गए थे, क्योंकि ये रात में ही ये गैस जो है कि लीक की और ये फैलने लगी, और जितने आसपास के लोग सो रहे थे उस एरिया में, तो वो सोते सोते ही क्या हुआ, सब लोग मर गए। ओके, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे देखिएगा, अगला, सॉरी माफ करिएगा, अगला है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नाइट्रोजन, बी कह रहा है CO2, डी कह रहा है मीथेन, डी कह रहा है सी है मेथेन, और डी है कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है, इसीलिए यह सही है। लेकिन संबंध किसका किसका हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका बिल्कुल संबंध है। मीथेन हो गया, ये भी हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी आपको तीनों गैस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि इससे सीधा सीधा संबंधित है। लेकिन कौन नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भूमध्य रेखीय वन, बी कह रहा है कि पतझड़ वन, सी कह रहा है कोणधारी वन, और डी कह रहा है कि मैंग्रोव वन। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्र में खारे जल में उगते हैं। किस में उगते हैं तो यह अक्सर खारे जल में ही उगते हैं। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो इसे और कौन किस नाम से जाना जाता है, ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जल प्रदूषण जो कि वाटर पोल्यूशन का प्रभाव इन पर बहुत बड़े प्रभाव में या बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिल जाएगा। मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वहन करता है। यह समुद्री इलाके में समुद्री तूफान हो गया, सुनामी हो गया आदि से मानव की क्या करता है तो रक्षा करता है। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। और ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हम लोगों का रीड के लिहाजा से। ओके, तो सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही सेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।